हेलो कोडर आर्मी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे कि यार कैसे हम स्केलेबल सिस्टम को बिल्डअप कर सकते हैं, क्या उसका बिहाइंड द सीन थॉट प्रोसेस होता है। आज हम बहुत सारी टर्म के बारे में जानेंगे। एपीआई गेटवे क्या होता है, लोड बैलेंसर क्या होता है, वर्टिकल स्केलिंग, शार्डिंग, पार्टीशनिंग, सब कुछ आज हम इन डेप्थ कवर करेंगे। हम सिंपल सा अपना फर्स्ट थॉट का प्रयोग करेंगे और ये सारे जितने भी कॉन्सेप्ट है इनको हम मक्खन की तरह चमका देंगे। चलो चलते हैं अपनी स्क्रीन की ओर। दोस्तों, ये तुम्हारा कंप्यूटर है, ये सर्वर है और ये उसका डेटाबेस है। ये तीन चीजें हमारे अभी भी प्रेजेंट होती हैं। मान लीजिए मैं यूज कर रहा हूं स्विगी। ये स्विगी का सर्वर है, आपने अपने इसके अंदर स्विगी का ऐप ओपन कर रखा है। तो बेसिक टास्क क्या होता है कि अगर मुझे कभी भी कोई भी ऑर्डर प्लेस करना है या फिर मुझे अपना अकाउंट को ओपन करना है स्विगी के ऊपर, तो मैं क्या करता हूं, यहां से रिक्वेस्ट मारता हूं सर्वर को। सर्वर क्या करता है, आपके डेटाबेस के अंदर आपके ऑर्डर को प्लेस कर देता है। जैसे ही वो ऑर्डर प्लेस हो गया, आपको बता देता है कि हाँ, आपका ऑर्डर कंफर्म हो चुका है। ये हमारे पास एक बेसिक टास्क होता है कि एक हमारे पास यहाँ पे क्लाइंट होता है, एक हमारे पास सर्वर होता है, ये स्विगी का सर्वर है और ये स्विगी का डेटाबेस है कि आपसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी, आपका नाम, आपका फोन नंबर, आपका पासवर्ड, सब डेटाबेस में क्या होगा, स्टोर होगा। सर्वर में क्या चीजें होती है, चेक होता है कि जो भी आपने यहाँ पे भेजा है कि भैया मैं क्या यही हूँ, कि भैया अगर आप जो क्लेम कर रहे हैं कि मैं रोहित नहीं हूँ, क्या आप सच में रोहित नहीं हो, तो मैं आपका पासवर्ड वगैरह चेक करूंगा। तो वो सब कुछ चेकिंग वगैरह आपके सर्वर पे होती है और जो आपका एक्चुअल डेटा है वो आपके काम में स्टोर होता है, डेटाबेस के अंदर स्टोर होता है। अभी हमारा जो आर्किटेक्चर है ये बहुत ही सिंपल सा आर्किटेक्चर है। अब आप खुद बताइए कि एक दिन के अंदर कितने लोग आपके स्विगी एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हैं। भैया एक दिन के अंदर लाखों लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी, तो अगर लाखों लोग इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे फिर तो बहुत सारे कंप्यूटर्स होंगे। हाँ, वो सब इसी वाले सर्वर को रिक्वेस्ट मारेंगे। अब इससे क्या होगा, अगर सबके सब ये वाला भी इसी को रिक्वेस्ट मार रहा है, इससे क्या होगा भैया, इससे सर्वर पे बढ़ेगा लोड कि ये भी कह रहा है मेरा ऑर्डर प्लेस करो, ये भी कह रहा है, ये भी कह रहा है। तो इस चीज को हम हैंडल कैसे कर सकते हैं। अब इसका काम क्या होता है कि ये कह रहा है कि मुझे अपना ऑर्डर प्लेस करना है, ये मुझे यस नो में आंसर लाके देगा कि हाँ तेरा ऑर्डर मैंने प्लेस कर दिया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डेटा का ट्रांसफर हो रहा है कि आप उससे डेटा मांग रहे हैं कि क्या मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया। वो डेटा को चेक करके बोल रहा है कि हाँ आपका ऑर्डर प्लेस हो गया है। तो यहाँ पे दिक्कत ये होती है कि हमारे सर्वर के ऊपर लोड बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। लोड बनने का मतलब मैंने कहा, जैसे मान लो आपका कोई फोन है और आपके सामने आपके 5 दोस्त हैं। आपके पास कोई वीडियो पड़ी हुई है 1 GB की, आपको उन पांचों को शेयर करना है। या तो आप किससे, एयर ड्रॉप से शेयर कर सकते हैं अगर आप आईफोन वगैरह इस्तेमाल करते हैं, या शेयर ऐप भी आती है। हाँ, तो आप खुद सोचो कि अगर आप अपने फोन से 5 लोगों को एक ही बार में उस डेटा को ट्रांसफर करने की कोशिश करोगे, क्या वो फास्ट होगा या स्लो होगा। भैया वो स्लो होगा। अगर आप वहीं पे एक ही इंसान को शेयर कर रहे होते तो क्या होता, भैया वो फास्ट तरीके से होता। तो मैं कैसे इस टास्क को और फास्ट कर सकता हूं, या तो मैं मेरे पास जो मेरा फोन है उसकी मैं कॉन्फ़िगरेशन को बढ़ा दूं। मान लो अभी मेरे पास 8 GB रैम वाला फोन है, तो मैं उसको 16 GB कर दूं या 32 GB रैम कर दूं, ताकि भैया मेरा डेटा फटाफट से ट्रांसफर हो पाए। या आपने देखा ही होगा हर एक डिवाइस के अंदर कि भैया अगर 2 डिवाइस कम्युनिकेट कर रही है तो आपको लगता होगा कि भैया एक डिवाइस फास्ट काम कर रही है, एक स्लो कर रही है। तो सेम जो हमारे सर्वर भी होते हैं उनके अंदर भी आपके पास रैम होती है, हार्ड डिस्क होती है, सब कुछ होता है। तो जब बहुत सारे लोग, मान लो 1 लाख लोग अपने ऑर्डर को प्लेस कर रहे हैं और सबके सब इसी स्विगी सर्वर के साथ बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो भैया ये आपका क्रैश हो सकता है या डाउन हो सकता है। आपने देखा होगा अक्सर कि भैया आपका कंप्यूटर भी क्रैश हो जाता है जब आप अपने कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी एप्लीकेशन को ओपन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हर एक एप्लीकेशन आपके रैम और आपके रिसोर्सेज का इस्तेमाल करती है। तो यहाँ पे जितने भी ये क्लाइंट है, ये आपके सर्वर के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करेगी, मुझे डेटा दीजिए। तो भैया ये क्या हो सकता है, डाउन हो सकता है, या एप्लीकेशन क्रैश हो सकती है। तो इससे बचने का तरीका क्या है, या पहला तरीका जो मैंने आपको बताया, जिसको हम टर्म भी देते हैं वर्टिकल स्केलिंग। मान लीजिए अभी मेरा जो सर्वर है उसके अंदर 8 GB रैम है और मान लो 1 TB हार्ड डिस्क है। ओके, तो मैं इसको बढ़ा सकता हूं। वर्टिकल स्केलिंग में क्या होता है कि भैया आप अपनी रैम को बढ़ाओ ताकि आप बहुत सारे लोगों को सर्व कर पाओ। तो मैं इसके अंदर क्या पता 16 GB रैम कर दूं इसको स्केल करके, और हार्ड डिस्क को 2 TB कर दूं। तो इसको कहते हैं हम क्या, वर्टिकल स्केलिंग करना, कि सेम ही डिवाइस है उसके ऊपर मैं कॉन्फ़िगरेशन ऐड करते जा रहा हूं। अब यहां पे वर्टिकल स्केलिंग के साथ दिक्कत क्या होती है, हर एक डिवाइस की खुद की एक लिमिट होती है जहां तक आप उसको स्केल कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं एक ही डिवाइस के अंदर बहुत सारा रैम, बहुत सारी हार्ड डिस्क ऐड कर दूं, कोई लिमिट तो होगी। हाँ, तो भैया फिर हमें क्या करना पड़ता है, फिर हम क्या कर सकते हैं, जो अगर मैं एक स्मार्ट अप्रोच की बात करूं, हम क्या करते हैं यहाँ पे, अगर मैं सेम ही सिस्टम को अगर कॉपी पेस्ट करके नीचे लेके आऊं,
तो अब मैंने यहां पे क्या किया, एक सर्वर की जगह में मैंने यहां पे 3 सर्वर यहां पे इस्तेमाल कर लिए। इसको कहते हैं हम हॉरिजॉन्टली स्केल करना, कि मैंने अलग अलग मशीन ले ली जो आपके अलग अलग यूजर को क्या करेगी, सर्व करेगी। अब मान लो आपने कोई रिक्वेस्ट मारी कि यार मुझे अपने ऑर्डर को प्लेस करना है, तो वो कौन से सर्वर पे जाएगी, क्या वो इस वाले सर्वर पे जाएगी, इस पे जाएगी या इस पे जाएगी, क्योंकि ये सारे के सारे जितने भी आपके ये सर्वर हैं या आपके डेटाबेस से कनेक्टेड है। किससे, डेटाबेस से कनेक्टेड है। तो जब भी आप रिक्वेस्ट मारोगे कि भैया मेरी रिक्वेस्ट को फुलफिल करो, क्या आप इसको दोगे या इसको दोगे, ये कौन डिसाइड करेगा, क्या ये मैं डिसाइड कर सकता हूं एज ए यूजर, नहीं। तो यहां पे एक कोई मुझे स्मार्ट डिवाइस चाहिए जो कि इनके ऊपर उस लोड को बैलेंस कर पाए, और उसी को हम कहते हैं दोस्त लोड बैलेंसर। क्या कहते हैं, एलबी, लोड बैलेंसर। आप जब भी रिक्वेस्ट मारोगे आप इस लोड बैलेंसर को मारोगे। अगर ये भी यूजर है कि भैया मुझे ऑर्डर प्लेस करना है, ये भी लोड बैलेंसर को बोलेगा। इसको भी अगर रिक्वेस्ट मानी, ये भी लोड बैलेंस को बोलेगा। लोड बैलेंसर खुद से डिसाइड करेगा कि भैया कौन सा वाला सर्वर खाली है। अगर उससे लग रहा है ये वाला खाली है तो यहां पे रिक्वेस्ट भेज देगा, अगर उससे लग रहा है ये वाला खाली है तो यहां पे भेज देगा, अगर उससे लग रहा है ये वाला खाली है तो ये यहां पे उसको भेज देगा। अपने हिसाब से ये लोड बैलेंसर सब कुछ मैनेज करता है। अब यहां पे अलग अलग आपके पास स्ट्रेटेजी आ सकती है। मान लो अगर पहले यूजर ने रिक्वेस्ट मारी, आपने उसको पहले वाले सर्वर में भेज दिया, दूसरे यूजर ने मारी, आपने उसको यहां भेज दिया, तीसरे ने मारी यहां, चौथे ने मारी यहां, पांचवें ने, छठवें में। तो आप यहाँ पे अलग अलग स्ट्रेटजी को यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं कि किस तरीके से मैं अपने सर्वर के ऊपर ज्यादा लोड ना बढ़ने दूं। अब एक तरीका तो ये है, ये तो सिंपल है कि पहली रिक्वेस्ट आई पहले सर्वर को, दूसरी आई तो दूसरे को, तीसरी आई तो तीसरे वाले को, चौथी आई तो इसको। ये तो हमारा सिंपल स्ट्रेटजी। और मैं क्या क्या स्ट्रेटजी लगा सकता हूं, मैं ये भी देख सकता हूं कि यार ऐसा ना हो कि अगर किसी ने रिक्वेस्ट मारी है, मैंने इसको भेज दिया, दूसरी मैंने इसको भेज दिया, तीसरी मैंने इसको भेज दिया, तो जरूरी नहीं चौथी मुझे पहले वाले को भेजनी है। मैं यहाँ पे एक स्मार्ट स्ट्रेटजी लगा सकता हूं। अगर मुझे लग रहा है कि पहला सर्वर बिजी है और सेकंड सर्वर खाली है जहां पे रिसोर्सेज कम यूज हो रही है, तो मैं उसको भी फॉरवर्ड कर सकता हूं। तो लोड बैलेंस के अंदर वो एल्गोरिथम हम यहाँ पे लिख सकते हैं जहां पे मैं इनके लोड को देख सकता हूं कि कौन सा सर्वर यहाँ पे बिजी है। अब लोगों को लगता है भैया ये लोड बैलेंसर क्या है, लोड बैलेंसर सुन के ऐसा लगता है कि भैया कुछ खतरनाक सी चीज है। नहीं दोस्त, ये भी आपका सर्वर है और लोड बैलेंसर सिर्फ उसके अंदर एक प्रोग्राम है, एक कोड है, जिसका उस कोड का सिंपल सा काम है कि आपकी रिक्वेस्ट को डाइवर्ट करना इन तीनों के बीच में। मैंने कहा लोड बैलेंसर क्या है, एक सर्वर ही है जिसके अंदर एक कोड लिखा गया। क्या लिखा गया, कोड। हर चीज सर्वर, जब भी मैं सर्वर की बात करूंगा, रैम, हार्ड डिस्क, सीपीयू, सब कुछ उसके अंदर वही सेम चीज होती है। गोल क्लियर, हाँ। तो इस तरीके से मैं स्मार्टली इन चीजों को हैंडल कर सकता हूं। अब आप बताइए कि हाँ भैया यहां पे अब हमने अपनी रिक्वेस्ट को इजीली हैंडल करना स्टार्ट कर दिया। मैं अगर आपसे पूछूं कि यार डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस भी आपका एक सर्वर ही है दोस्त। हाँ जी, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर भी रैम है, हार्ड डिस्क है। बस यहाँ पे जो आपकी हार्ड डिस्क होगी वो बहुत बड़ी होगी, या एसएसडी, जो भी स्टोरेज सिस्टम आप यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप देखो कि यार अगर बहुत सारे लोग अपने ऑर्डर को प्लेस कर रहे हैं, ये भी इसी के अंदर डेटा डाल रहा है, ये भी इसी के अंदर डेटा डाल रहा है, ये भी इसी के अंदर डेटा डाल रहा है, तो आपको नहीं लगता कि आपके एक सिंगल डेटाबेस के अंदर कितना ज्यादा लोड बढ़ रहा है। ये भी तो एक सर्वर ही है, ये डेटाबेस में सर्वर ही है। तो मैं वहां पे क्या कर सकता हूं, क्या मैं यहाँ पे स्ट्रेटजी फॉलो कर सकता हूं। तो यार यहां पे हमारे पास जो पहली स्ट्रेटजी है कि हम इसी सर्वर का, ये डेटाबेस का, हम कर सकते हैं सार्डिंग। सार्डिंग का मतलब कि मान लो मेरे अगर पूरे स्विगी के अंदर 3 लाख यूजर हैं, तो पहले 1 लाख यूजर का डेटा इसके अंदर होगा, अगले 1 लाख का यहां पे होगा, अगले 1 लाख यूजर का डेटा यहां पे होगा। इस तरीके से मैं अपने लोड को डेटाबेस के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं। चीजें क्लियर है, हाँ। मैंने क्या कहा कि मान लो आपका जो स्विगी एप्लीकेशन है, आपके स्विगी एप्लीकेशन के अंदर 3 लाख यूजर हैं जो अभी करंटली प्रेजेंट है। ओके, तो आपने बोला कि पहले 1 लाख, जीरो से लेके 1 लाख तक के यूजर यहाँ पे होंगे, 1 लाख से लेके 2 लाख के यूजर यहाँ पे, 2 लाख से लेके 3 लाख के यूजर यहाँ पे होंगे। तो आपने क्या करा, यहाँ पे इसकी क्या कर दी है, सार्डिंग कर दिया कि आपने अपने डेटा को, जहां आप उसको एक ही डेटाबेस के अंदर ना रखते हुए आपने उसको अलग अलग डेटाबेस के अंदर रखा। अब देखो सेम काम आप यहां पे भी कर सकते थे कि यार जो मेरा डेटाबेस है ना, यहाँ पे मैं इसकी पावर को बढ़ाना स्टार्ट करता। मान लो उसके अंदर 5 जीबी था जो इसके अंदर स्टोरेज थी, मैं उसको 10 कर देता, 20 कर देता, पर कहां तक मैं स्केल कर पाता, स्केल की भी तो लिमिट होती है सिंगल उसमें। हाँ, तो इसीलिए हमने क्या करा, सेम यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करी, ये वैसे ही हमने यहाँ पे भी सेम काम करा कि हमने अपने डेटाबेस की भी क्या कर दी, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कर दी, जिसको एक टर्म दे दिया क्या, सार्डिंग का नाम, कि कुछ यूजर का डेटा आप यहाँ पे रखो, कुछ यूजर का यहाँ पे रखो, कुछ यूजर का यहाँ पे रखो, ताकि एक ही डेटाबेस के अंदर आपका लोड नहीं बढ़े। अब आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट चमक रहे हैं क्या, सिस्टम डिजाइन के अंदर हो क्या रहा है। आपको सिर्फ ये देखना है कि अगर मेरा कोई डिवाइस है, कोई सर्वर है, उसके अंदर लोड बढ़ रहा है, तो क्या मैं उस लोड को कम कर सकता हूं, क्या मैं वहां पे स्ट्रेटजी लगाऊंगा। और ये वन ऑफ द बेसिक होता है। आप क्या कर देते हैं, उस लोड को बांटना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे डेटाबेस के अंदर बांटना स्टार्ट किया। ओके, अब मान लो डेटाबेस के अंदर आपका जो भी डेटा होता है किसी भी यूजर का, वो कैसे स्टोर होता है भैया, वो स्टोर होता है परमानेंट, होता नहीं होता, हाँ भैया परमानेंट ही स्टोर होता है। सोचो
कल को मान लो ये वाला जो सर्वर है जिसके अंदर फर्स्ट 1 लाख यूजर का डेटा प्रेजेंट है, हाँ, मान लो कल को ये वाला जो डेटाबेस है ये क्रैश हो जाता है या ये खराब हो जाता है, तो क्या उन्हें 1 लाख लोगों का डेटा मेरे पास कभी आएगा नहीं? हो सकता ना यार, सर्वर भी क्या है, एक डिवाइस है। क्या आपका लैपटॉप कभी खराब नहीं होता? बिल्कुल होता है। क्या बताओ कभी रिकवर ही नहीं कर पाए? होता है। मे बी ये सर्वर डाउन हो, ये भी होता है। तो उन 1 लाख यूजर को मैं फिर सर्व ही नहीं कर पाऊंगा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम इसकी रेप्लिकास बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? रेप्लिका, कि उन 1 लाख लोगों का एक डुप्लीकेट मैंने यहां पे बना दिया, एक डुप्लीकेट यहां पे बना, तो 2 रेप्लिका मैंने क्रिएट कर दी कि अगर एक सर्वर क्रैश भी हो जाए, जब उसका डेटा परमानेंटली खराब भी हो जाए, लेकिन सेम डेटा दूसरे वाले के अंदर भी प्रेजेंट होगा। तो ये क्या होता है? रेप्लिका। उसी की कॉपी आपने दूसरे के अंदर रख दी। तो ये वाला जो सर्वर है, ये वाला जो डेटाबेस है, इसकी भी रेप्लिका होंगी खुद से, ऐसे करके 2 रेप्लिका। और या आप अपनी कंपनी के अंदर वो स्ट्रेटजी लगा सकते हैं और सेम इसके साथ भी होंगी। तो रेप्लिका, और अब हमें शार्डिंग में चीजें क्लियर होंगी कि भैया शार्डिंग का मतलब है कि अगर मेरे पास 3 लाख यूजर है, पहले 1 लाख यूजर का डेटा यहां पर रख दिया पहले डेटाबेस में, अगले 1 लाख का हमने दूसरे डेटाबेस रख दिया, अगले 1 लाख का मैंने तीसरे डेटाबेस के अंदर रख दिया, ताकि मैं चीजों को एफिशिएंटली हैंडल कर पाऊं। हाँ, अब यहां पे डिबेट आ सकता है कि भैया ये रूल किसने बनाया कि पहले 1 लाख का जो यूजर का डेटा है वो इसी सर्वर के अंदर आना चाहिए, इसी डेटाबेस के अंदर, अगले लाख का एक नहीं। आप यहाँ पे खुद के सिस्टम डिजाइन के रूल्स बना सकते हैं, आपकी खुद की एल्गोरिथम होंगी किस तरीके से। जो मेरा मेन गोल यहाँ पे होगा कि मैं अपने लोड को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊं। मे बी कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके स्विगी के अंदर जिन पहले 1 लाख लोगों ने जिन्होंने अकाउंट बनाया था, अब वो इस्तेमाल ही नहीं करते स्विगी का, तो मतलब इस डेटाबेस के अंदर कुछ ज्यादा परफॉर्मेंस हो ही नहीं रही। लेकिन जो लेटेस्ट यूजर जो आपके प्लेटफॉर्म में आए, वो सब इस वाले डेटाबेस के अंदर है, जो लेटेस्ट वाले हैं। तो इस वाले डेटाबेस में लोड ज्यादा बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना। यहाँ पे कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा, पहले के जो 1 लाख यूजर हैं, हाँ, उनमें से मान लो 500 1000 लोग ही इस्तेमाल कर रहे हैं स्विगी को, बाकी कोई नहीं कर रहे। लेकिन जो लेटेस्ट 1 लाख है, 2 लाख से 3 लाख की जिनकी रेंज है, वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। मे बी वहां पे 1 लाख लोग, सॉरी 1 लाख ना, 20 हजार लोग ज्यादा एक्टिव है। तो इस डेटा बेस के ऊपर क्या बढ़ रहा है? प्रेशर पड़ रहा है, लोड पड़ रहा है। तो मैं फिर इस लोड को कैसे बांटूंगा? अब यहाँ पे कौन सा आप अलग अलग लगा सकते हैं। अभी तो मैंने सिंपल स्ट्रेटेजी लगा दी कि 3 लाख लोग होंगे तो उनको आप बांट देना, पहले 1 लाख को यहां दे देना, अगले 1 लाख को यहां देना, अगले 1 लाख को। मैं इसको मिक्सअप करके भी भेज सकता हूं कि मे बी मैं ऐसा बोलूं कि पहला यूजर का डेटा यहां रखो, दूसरे का यहां, तीसरे का, चौथे का यहां, पांचवे का यहां, छठे का, सातवें का, आठवें का। ये आपके ऊपर स्ट्रेटजी आपकी हो सकती है। इसके अंदर कंसिस्टेंट हैशिंग नहीं आती, हम उसके ऊपर अभी नहीं जा रहे। अभी हम सीख रहे कि हम सोचना कैसा है, हमारा थिंकिंग प्रोसेस कैसा है। अब यहां तक हमें चीजें क्लियर हो चुकी है कि भैया जब भी आपके किसी भी एक चीज के अंदर लोड बढ़ेगा, आपको उस लोड को हमेशा डिवाइड करना पड़ेगा। गोल क्लियर। अब दोस्तों मैं बात करूंगा एपीआई गेटवे की। यार इसकी जरूरत क्यों पड़ी? बच्चों को समझ ही नहीं आता। अगर मैं आपको बोलूं यार स्विगी क्या है, स्विगी का बैकएंड आपको कैसा दिखता होगा? बैकएंड का कोड यहीं पे रखा होगा, हाँ। तो यार बैकएंड के कोड के अंदर क्या क्या फंक्शनलिटी आपके पास प्रेजेंट होगी? जैसे अगर मैं स्विगी का बैकएंड की बात करूं, उसके अंदर ऑथेंटिकेशन होगा, हाँ जी, पेमेंट सर्विस होगी कि आप पेमेंट वगैरह करते हो, ऑर्डर कि भैया किस यूजर ने क्या ऑर्डर किया है, उसकी हिस्ट्री वगैरह। उसके साथ ही भैया मेरे पास रेस्टोरेंट की सर्विस होगी कि भैया आपके पास कौन कौन से रेस्टोरेंट आपके इसके अंदर प्रेजेंट हैं। उसके अलावा क्या क्या होगा? डिलीवरी सर्विस होगी मेरे पास एक, कि भाई आप किसी भी ऑर्डर को डिलीवर कैसे करोगे, है ना। तो भैया आप यहाँ पे क्या करते हो? आप स्विगी में अकाउंट खोलते हो तो वहां पे आपको ऑथेंटिकेशन की जरूरत होगी। आपको कोई ऑर्डर प्लेस करना है तो वहां पे पेमेंट की, आपको अपनी हिस्ट्री जाननी है कि मैंने आज तक क्या क्या ऑर्डर करे, तो वहां पे ऑर्डर के लिए। ऐसे मेरे को अगर जानना है कि भैया कौन कौन से रेस्टोरेंट मेरे अगल बगल प्रेजेंट है, तो वहां पे रेस्टोरेंट वाला काम चाहिए। उसके बाद ऑर्डर को मुझे डिलीवरी कराना है तो डिलीवरी वाला काम भी चाहिए, है ना। तो ये सारा कोड मेरे स्विगी के अंदर प्रेजेंट होगा। अब सोचो अगर ये पूरा का पूरा कोड अगर एक ही सर्वर के अंदर प्रेजेंट है, मान लो इस सर्वर के अंदर भी सेम कोड यहां पे भी प्रेजेंट होगा, सेम कोड यहां पे भी प्रेजेंट होगा, ओके। मान लीजिए कि मेरे रेस्टोरेंट वाले कोड के अंदर अगर एक बग प्रेजेंट है, क्योंकि ये कोड क्या हो रहा है, रन हो रहे हैं। अगर उसके अंदर कोई बग है और उस बग की वजह से क्या हो रहा है कि आपकी एप्लीकेशन क्रैश हो जा रही है, हो सकता है ना, आपने भी देखा होगा कि अगर आप अपने कोड के अंदर व्हाइल लूप लगा दो कभी, तो पूरा आपका रैम चॉप आउट हो जाता है, हो जाता नहीं हो जाता, क्रैश हो जाता है कंप्यूटर। हाँ, सेम यहाँ पे कि अगर किसी के अंदर मान लो अगर रेस्टोरेंट वाले के अंदर अगर एक बग है, मे बी अगर चलो पेमेंट वाले के अंदर ले लेता हूं कि पेमेंट वाले कोड के अंदर एक बग आ गया, आ जाता है, रियल लाइफ में आते हैं। तो उससे क्या होगा कि भैया आपकी पूरी की पूरी एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी। तो उससे क्या होगा? क्रैश होने का मतलब क्या है कि इसकी भी रैम एग्जॉस्ट, सेम कोड यहां पे भी है, ये भी एग्जॉस्ट, सेम कोड यहां पे भी, ये भी एग्जॉस्ट। और इससे क्या होगा कि आपका पूरा स्विगी का जो भी प्लेटफॉर्म है वो पूरे तरीके से क्रैश हो चुका है। वहां पे अब आप इस्तेमाल ही नहीं कर पाओगे स्विगी को, वो कुछ भी आपको रिस्पॉन्स नहीं देगा। तो क्या आप ऐसा चाहते हैं? तो यहां पे हम इसको सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। हम बोलते हैं इन सारे कोड को अलग अलग सर्विस की तरह ट्रीट करो। मतलब फिलहाल के लिए मैं 4 ही सर्विस बना रहा हूं,
कि मैंने कहा कि ऑथेंटिकेशन का कोड किसी अलग सर्वर पे लिख दो। ओके, हाँ, ऐसे ही मेरा पेमेंट वाला कोई और हैंडल करेगा, तो हम इनको सर्विस का नाम दे देते हैं कि पेमेंट वाले का कोड यहां पे प्रेजेंट है अलग सर्वर पे, मेरे जो अगला कोड है मे बी डिलीवरी वाला वो यहां पे प्रेजेंट है, और ऑर्डर वाला यहां पे प्रेजेंट है। ऐसे करके मैंने अलग अलग चीजें यहां पे क्रिएट कर दी हैं, और जो मेरा लास्ट है रेस्टोरेंट सर्विस वो यहां पे प्रेजेंट। तो ये आपके पास आपने अपने कोड को स्प्लिट कर दिया। ओके, ये सर्विस अलग है, ये सिर्फ ऑथेंटिकेशन को हैंडल करेगा, ये सिर्फ पेमेंट को हैंडल करेगा, ये सिर्फ डिलीवरी को, ये सिर्फ ऑर्डर को, ये सिर्फ रेस्टोरेंट को। अब हाँ, ये एक किसी सर्वर के अंदर प्रेजेंट है। अब सेम वही सवाल कि भैया अकेला इसके अंदर वो नहीं पड़ना चाहिए, लोड नहीं पड़ना चाहिए, तो रेस्टोरेंट वाले के भी खुद के 3 सर्वर प्रेजेंट होंगे ऐसे करके, ऑर्डर वाले के भी खुद के 3 सर्वर प्रेजेंट होंगे आपस में भी। हाँ जी, ऐसी स्केलेबल सिस्टम बनते हैं, ऐसे ही सोचना होता है। डिलीवरी वाले के भी खुद के 3 होंगे, ऑथेंटिकेशन वाले के भी खुद के 3 होंगे, अब पेमेंट वाले के भी खुद के 3 सर्वर यहां पे प्रेजेंट होंगे। अब एपीआई गेटवे का काम क्या है? मान लीजिए आपने कोई ऑर्डर प्लेस किया, अब आपको उसकी पेमेंट करनी है, तो ये कैसे पता चलेगा कि उसको ऑथेंटिकेशन वाले के पास जाना है, पेमेंट वाले के पास जाना है, डिलीवरी वाले के पास, ऑर्डर वाले का किसके पास जाना है? तो यहां पे मेरे को हेल्प करता है मेरा एपीआई गेटवे, जिसको हम सबसे फ्रंट एंड पे लगाते हैं। किस पे? सबसे आगे एपीआई गेटवे। वो आपको डाइवर्ट करेगा उसके ऊपर कि मान लो यहाँ पे एपीआई गेटवे आपने रिक्वेस्ट मारी कि मुझे पेमेंट करनी है, एपीआई गेटवे का काम होगा कि उस रिक्वेस्ट को रीड करना और उस पर्टिकुलर सर्वर पे उसको भेजना, या तो वो पेमेंट वाले पे भेज देगा अगर पेमेंट आपको करनी है, मे बी अगर उसको मान लो ऑर्डर करना है तो ऑर्डर वाले पे भेज देगा, मे बी कोई यूजर पहली बार लॉगिन कर रहा है तो भैया उसको ऑथेंटिकेशन सर्वर के पास भेज देगा। ये एपीआई गेटवे का काम होता है यहाँ पे, सिंपल, कि भैया मुझे किसके ऊपर इस रिक्वेस्ट को भेजना है। अब आप बोलोगे भैया यहाँ पे लोड बैलेंसर कहां आएगा? लोड बैलेंसर आएगा यहाँ पे, मान लो जैसे आपका ये पेमेंट वाले की अगर मैं बात करूं कि यूजर को कोई पेमेंट करनी है, इसके 3 सर्वर प्रेजेंट है ऐसे करके, हाँ, तो इन पेमेंट सर्वर का खुद का एक क्या होगा, एक लोड बैलेंसर यहाँ पे प्रेजेंट होगा जो बताएगा कौन से वाले सर्वर को मुझे यहाँ पे रिक्वेस्ट मारनी है। तो जब आप आपके एपीआई गेटवे से मारोगे तो आप इसके लोड बैलेंसर को रिक्वेस्ट मारोगे, इसका लोड बैलेंसर दिखेगा कि मुझे इसको किसको भेजना है, पहले वाले पेमेंट को भेजना है, दूसरे वाले को भेजना है, तीसरे वाले को भेजना, जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। तो एपीआई गेटवे का काम सिंपल क्या है कि भैया हमारे पास अलग अलग सर्विसेज प्रेजेंट होती हैं, जहां पे मुझे ये डिसाइड करना होता है कि यूजर अगर क्या चाहता है और उसके हिसाब से वो चीजों को किसको डाइवर्ट करेगा। मे बी मान लो पहली बार अगर कोई यूजर आपके प्लेटफॉर्म पे आता है, ओके, कि भैया उसको कोई ऑर्डर प्लेस करना है या कुछ भी करना है, आप उसको क्या क्या चीजें दिखाओगे? सबसे पहले जब भी यूजर आएगा, होम पेज की मैं बात कर रहा हूं, तो भैया आपको उसको दिखाना पड़ेगा ऑथेंटिकेशन, आपको उसको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा क्या ये वैलिड यूजर है या नहीं है, आपको उसकी ऑर्डर हिस्ट्री को फैच करके लाना पड़ेगा, और तीसरा आपको रेस्टोरेंट की इंफॉर्मेशन भी देनी पड़ेगी। ये 3 चीजें है ना, तभी तो वो ऑर्डर कर पाएगा। जैसे यूजर आता है ये 3 चीजें उसके पास होती हैं, आपने खोला तो मुझे देखना पड़ेगा वैलिड यूजर है या नहीं है, इसको मैं कौन कौन से रेस्टोरेंट दिखा सकता हूं, और इसने आज तक क्या क्या चीजें ऑर्डर करी हैं। तो ये सारी रिक्वेस्ट जाती है एपीआई गेटवे के पास। अब एपीआई गेटवे के पास ये 3 रिक्वेस्ट गई है एक साथ, एपीआई गेटवे यहां से डिसाइड करेगा कि उसको किसको ये भेजना है। अब ये सिंपल ऐसे 3 ऐसे करके नहीं जाता, ये इसको रिक्वेस्ट मारेगा होम पेज, होम पेज से ये खुद पता कर लेगा कि अच्छा पहले मुझे इस यूजर को ऑथेंटिकेट करना है, इसने ऑथेंटिकेट करा, फिर इसने रिक्वेस्ट मारी ऑर्डर के लिए कि इस यूजर के पैरेलल वाले सारे ऑर्डर को लेके आओ, ऑर्डर सर्विस लिया, इसके अगल बगल कौन से रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट वाली सर्विस को कॉल किया, तो इसका भी लोड बैलेंसर यहाँ पे प्रेजेंट हुआ, तो उसके डेटा को भी वो यहाँ पे लेके आ गया, उसने उस डेटा को एग्रीगेट किया, एक साथ कंबाइन किया, और वो डेटा उसने आपको भेज दिया सारा, और आपको होम पेज डिस्प्ले हो गया इतने आसान तरीके से। ये सब कुछ आपका एपीआई गेटवे हैंडल करता है। और क्या करता है, आप ये उसके अंदर रेट लिमिटिंग भी वो चेक करता है, ऐसा ना हो कि कोई यूजर आपके प्लेटफॉर्म को मिसयूज करने की कोशिश करे। सोचो, कोई अगर आपको पता कैसे चलेगा कि आपके सिस्टम के अंदर अटैक हो रहा है नहीं हो रहा है, अगर एक सिंगल आईपी एड्रेस से या सिंगल डिवाइस कोई भी है, अगर वो 1 मिनट के अंदर आपके सर्वर के अंदर 500 रिक्वेस्ट मार रही है फालतू के, मारने के लिए अगर वो 1 लाख भी मार सकती है, आपको क्या लिखना, टर्मिनल में कमांड लिखनी है, आप स्विगी पे मारते जाइए, रिक्वेस्ट पिंग करते जाइए। हम ये तो नहीं चाहते ना, तो हम क्या चाहते हैं, हमारी सर्विस डाउन हो, तो हम यहाँ पे इसके ऊपर रेट लिमिटर भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? रेट लिमिटर, कि एक यूजर 1 मिनट के अंदर कितनी रिक्वेस्ट मार सकता है। मान लो अगर मैंने एक यूजर की लिमिट सेट कर दी 20, कि 1 मिनट के अंदर तो सिर्फ 20 ही रिक्वेस्ट मार पाएगा, तो भैया यहाँ पे मैं रेट लिमिटर को भी डिफाइन कर सकता हूं कि इसने एक रिक्वेस्ट मारी, मैंने रेट लिमिटर इसके लिए 1 ऐड कर दिया, फिर दूसरी रिक्वेस्ट मारी 2 कर दिया, 1 मिनट के लिए मैं ये मैक्सिमम 20 रिक्वेस्ट ही यहाँ पे मार सकता है। अब रेट लिमिटर को हम इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपके यहाँ पे क्या स्ट्रेटेजी लगाना चाहते हैं। गोल क्लियर? हाँ भैया, तो इस तरीके से हमारी चीजें बन रही हैं। तो भैया आप रिक्वेस्ट मारते एपीआई गेटवे, एपीआई गेटवे डिसाइड कर देगा इसको कौन से वाले चीज को इसको भेजना, कौन से सर्विस को भेजना है, तो वो उसके लोड बैलेंसर को भेजता है, उसका लोड बैलेंसर देखता है कि भैया उसके पेमेंट वाले गेटवे कौन कौन से हैं, 3 है, तो जिसमें उसे कम लोड दिखेगा वहां पे भेज देगा, ये जो भी उसकी स्ट्रेटजी होगी। अब इन पेमेंट गेटवे का भी
खुद के डेटाबेस यहां पे प्रेजेंट होंगे, हर किसी के सेम वही इनके भी डेटाबेस प्रेजेंट होंगे और उन डेटाबेस के खुद की रेप्लिकास भी वहां पे प्रेजेंट होंगी, हर एक के। इसका अलग डेटाबेस होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। इस तरीके की चीजों को स्केल लेवल पे हैंडल किया जाता है। अब और क्या ऐसे इससे और स्केल कैसे किया जा सकता है? अब मैं अगर आपसे आप बात करूं, मान लो कोई यूजर है, उसने कोई ऑर्डर प्लेस किया, उसने पेमेंट कंप्लीट कर दी। जब आप पेमेंट अपनी कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद आपका काम क्या होता है? जैसे आपकी पेमेंट कंप्लीट हो गई, सोचो सबसे पहले मुझे रेस्टोरेंट वाले को मैसेज करना पड़ेगा, भाई ये वाला ऑर्डर ना तैयार कर दे, करना पड़ेगा। हाँ, दूसरा कि भैया मुझे डिलीवरी वाले बॉय को ढूंढना पड़ेगा कि भैया इसकी लोकेशन के बगल में कौन सा डिलीवरी बॉय अवेलेबल है। अगला, मे बी मैं वहां पे कोई ईमेल ट्रिगर करना चाहता हूं, ईमेल सर्विस कि भैया तुम्हारा ऑर्डर प्लेस हो चुका है, हम कर सकते हैं ना, ये सब कुछ, या फिर नोटिफिकेशन सिस्टम को। तो भाई जब आपने एक बार ऑर्डर प्लेस कर दिया, तो कैसे मैं यहां पे आपका पेमेंट क्लियर हो चुका है, मैं कैसे इस डिलीवरी वाले को और इस वाले रेस्टोरेंट वाले को मैसेज कर पाऊं इन सर्विसेज को कि भैया आपके अंदर अब आपको ये चीजें ये काम को कंप्लीट करना है, इनको मैं कैसे मैसेज करूं? आपने यहां पे ऑर्डर को वो कर दिया, पेमेंट आपने कंप्लीट कर दी, इस वाले सर्वर की जिम्मेदारी होगी इनको मैसेज करना, इसको बताना। मैसेज करने का मतलब इनके फंक्शन को सिंपली कॉल करना कि रेस्टोरेंट वाले भाई आप रेडी कर लो इस ऑर्डर को, डिलीवरी वाले भाई आपको इस लोकेशन पे एक डिलीवरी बॉय ढूंढना है जहां से आपको ये सामान वगैरह पिकअप करना है। तो ये पेमेंट वाला इनको बताएगा कैसे? अब एक सिंपल स्ट्रेटजी है कि यहां से इनकी एपीआई को कॉल कर देगा या इनके फंक्शंस को कॉल कर देगा। एक एपीआई कॉल ही तो होती है, इनके फंक्शन को कॉल कर देगा। अब यहां पे क्या हो सकता है, मे बी आपका जो डिलीवरी वाला सिस्टम है उसके अंदर कोई रेट लिमिट मैंने सेट कर रही है, मे बी वहां पे डिलीवरी वाला जो सिस्टम है वो उस समय के लिए डाउन है, तो यहां पे पेमेंट गेटवे के ऊपर क्या बढ़ेगा, लोड बढ़ेगा। मान लो आपने रिक्वेस्ट मारी कि यार इस लोकेशन के लिए ना डिलीवरी बॉय ढूंढो, मे बी वहां पे जो उसके तीनों सर्वर हैं ऑलरेडी बिजी हैं, मैंने कहा था ना डिलीवरी वाले के भी 3 सर्वर प्रेजेंट हो सकते हैं ऐसे करके, ओके। और आप इसके लोड बैलेंसर को वो मारोगे कि भैया मुझे इस ऑर्डर को इनको बता देना कि ये डिलीवरी मुझे करनी है। ये कैसे उस डिलीवरी को उठाएंगे? तीनों के तीनों बहुत ज्यादा बिजी है, या तो ये लोड बैलेंसर उस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देगा क्योंकि वो भी डिवाइस ही है, हाँ, तो उससे बड़ी स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, या फिर मे बी ये जो डिलीवरी सर्विस है इनके अंदर जो सर्वर्स है वो उनकी जो कैपेसिटी काफी कम है, हम अपने हिसाब से सब कुछ डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या स्मार्ट स्ट्रेटजी लगा सकता हूं कि जहां पे मैं खुद से मैसेज को पुश ना करूं, अगर इसे रिजेक्ट कर दिया तो मुझे दोबारा रिट्राई करना पड़ेगा, फिर रिजेक्ट कर दिया दोबारा पेमेंट वाले को रिट्राई करना पड़ेगा, और ऐसे ही पेमेंट वाले को ईमेल वाले को भी मैसेज भेजना पड़ेगा, ऐसे ही मे बी उसको व्हाट्सएप वाले को भी मैसेज भेजना पड़ेगा कि यूजर को व्हाट्सएप मैसेज कर देना, मे बी उसको रिकमेंडेशन सिस्टम को भी एक मैसेज भेजना पड़े कि भैया पेमेंट कंप्लीट हो चुकी है, इस यूजर के रिकमेंडेशन को बढ़िया बनाओ। मे बी एक सर्विस और होगी मेरे जहां पे ये चेक हो रहा है कि भैया ये जो यूजर है जिसने ये ऑर्डर प्लेस किया कहीं ये फ्रॉड यूजर तो नहीं है, ये भी मैंने कर दिया। तो एक ही बार में से 5-6 लोगों को मेल ट्रिगर करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं मैसेज क्यू का। मैसेज क्यू कुछ नहीं है, आपको हम क्या कहते हैं, ये है काफका, वन ऑफ द एग्जाम्पल। मुझे जब भी पेमेंट वाले ने जैसी आपने पेमेंट कर दी, वो यहां पे उसको रजिस्टर कर देगा, ऐसे करके रजिस्टर कर देगा इनको यहां पे, ओके। मान लो एक यूजर की पेमेंट रजिस्टर हुई, उसने उसको यहां पे डाल दिया, दूसरे यूजर ने भी कर लिया, उसने इसको यहां पे डाल दिया, तीसरे यूजर को उसने इसको यहां पे डाल दिया। तो पेमेंट वाला इतने सारों को ना बेचते हुए सिर्फ वो काफका के अंदर उसको पुश कर देगा। ये सिंपल मैसेज क्यों है, अगला कोई यूजर आएगा तो उसके पीछे वो उसको पुश कर देगा। अब ये डिलीवरी वाला अपनी स्पीड में इन चीजों को रीड कर सकता है, अपनी स्पीड में, ओके। तो ये अपनी स्पीड में कैसे रीड कर सकते हैं कि भैया मालूम मैं अब खाली हूं तो मैं यहां जाके डेटा को रीड कर सकता हूं पहले वाले को, फिर मैं अब खाली हूं तो ये दूसरे वाले को रीड कर सकता है, अब मैं खाली हूं तो मैं अगले मैसेज को यहां पे रीड कर सकता हूं। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपनी स्पीड में डेटा को रीड कर पा रहा हूं, कोई मेरे को पुश नहीं कर रहा है। और ये जो काफका होता है ये क्या है, ये क्यू बेस्ड ही है, जहां पे आप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, वैसे एग्जैक्टली क्यू बेस्ड भी नहीं है एग्जैक्टली, पर वो उसी आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। मैंने लास्ट वीडियो काफका के ऊपर बना रखी है, आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। अब सेम सवाल आपका यहां पे भी आएगा कि भैया अगर काफका क्या है, काफका भी आपका कोड है जो किसी सर्वर के अंदर रन हो रहा है, कि आपने अपने जो भी रिक्वेस्ट आपने इसके अंदर डाल दिए और उसके बाद ये अपनी स्पीड से रन होते रहे। क्या हो कि अगर काफका ही डाउन हो जाए, काफका भी तो डाउन हो सकता है, वो भी तो सर्वर है। तो सेम यहां पे भी कि काफका की भी क्या क्रिएट करी जाएंगी, रेप्लिकास क्रिएट करे जाएंगे, क्या रेप्लिकास, कि यहां पे जो डेटा है वो कभी लॉस ना हो। सेम वही कॉन्सेप्ट है, सेम, हाँ। और सेम यहां पे कि एक काफका है उसके अंदर भी हम पार्टीशनिंग वगैरह करते हैं यहां पे डेटा की। इसी तरीके से सोचना है कि आपको देखना है, जो मैं आपको आज कहानी यहां पे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके हर एक चीज, अगर मैं काफका बोलूं, लोड बैलेंसर बोलूं, एपीआई, अब एपीआई गेटवे क्या है, एपीआई गेटवे भी आपका एक सर्वर है जिसके अंदर कोड लिखा हुआ है एपीआई गेटवे का।
अब आपका सवाल ये होना चाहिए, भैया एपीआई गेटवे अगर मेरे पास एक ही है, ये भी तो डाउन जा सकता है, और मुझे इस एपीआई गेटवे का एड्रेस कहां से मिलेगा? आईपी एड्रेस। जब भी मैं रिक्वेस्ट मारता हूं किसी भी चीज को, तो मेरे को उसका आईपी एड्रेस चाहिए होता है ना। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट मारता हूं किसको? डीएनएस को। डीएनएस मेरे को आईपी एड्रेस लाके देगा इसका, और उसके बाद मैं यहां पे जाता हूं। अब सेम सवाल देखो दोस्तों, अगर पूरे भारत में अगर एक ही एपीआई गेटवे हुआ, किसका? अगर एक ही एपीआई गेटवे हुआ स्विगी का, फिर क्या करेंगे हम? यहाँ पे क्या स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे? ये भी तो कोड ही है। अगर 1 करोड़ यूजर हैं और सबके सब इसी गेटवे को, इसी सर्वर को इस्तेमाल करें, ये भी तो डाउन जा सकता है। तो यहाँ पे मैं क्या स्ट्रेटजी फॉलो कर सकता हूं? अब यहाँ पे ना अलग अलग स्ट्रेटजी आपकी आ सकती है। ओके, तो उनको हम कभी और फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको पता है कि हम इस एपीआई गेटवे वाले को कैसे हैंडल करेंगे, तो भैया कमेंट कर दो। तो आपको बिहाइंड द सीन सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि जैसे ही किसी के ऊपर लोड बढ़े, उस लोड को मुझे कम करना है। अगर आपके पास कोई डेटा है जिसको आपको परमानेंटली स्टोर करना है, एक तो उसकी आप रेप्लिकास क्रिएट करो, उसको शार्डिंग वगैरह करो, वो सब कुछ हमें ध्यान देना है। तो हमने यहाँ पे क्या करा, हमारे पास मल्टीपल यूजर होते हैं, मल्टीपल यूजर आपके सर्वर को क्या मारते हैं? रिक्वेस्ट मारते हैं। तो सर्वर को भी मेरे को मल्टीपल सर्वर चाहिए। अगर मेरे पास डेटाबेस है तो डेटाबेस ही मुझे मल्टीपल चाहिए। मेरे पास काफका है तो काफका भी मुझे मल्टीपल चाहिए। मेरे पास लोड बैलेंसर है जैसे यहाँ पे, तो लोड बैलेंसर भी हर किसी के बहुत सारे चाहिए। इसी तरीके से मुझे चीजों को काम को करना होता है दोस्त, इस तरीके से सिंपल सी स्टडी से। तो आई होप आज की वीडियो में आपको मजा आया होगा, सीखने को मिला होगा बहुत कुछ कि हाँ भैया कैसे चीजों को करा जाता है, इंप्लीमेंट करा जाता है। आप चाहते हैं मैं इसको और एक्सटेंड करूं और एडवांस टॉपिक लेके आऊं, कमेंट कर देना। मिलता हूं आपको किसी नई वीडियो में। स्वाद आया प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। मिलता हूं आपको किसी नई वीडियो में। और आओ दोस्त ये पंखा चल रहा है, बहुत गर्मी हो रही है मुझे। ओके चलो भैया, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।